हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग दोस्तों आप लोग सभी का शिव नारायण पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चालू करने भारतीय इतिहास की कहानी, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे थोड़ी ह्यूमन इतिहास के मानव इतिहास के बारे में। और कुछ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 13.5 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जानने का सबसे उत्तम और साइंटिफिक मेथड है वो है बिग बैंग सिद्धांत, जिसमें ये बताया गया है कि एक पॉइंट से, एक बिंदु से कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उस पॉइंट में विस्फोट हुआ और उसके बाद इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और पृथ्वी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आग की गोला थी। उसके बाद इस पे वर्षा हुई और जलीय जीवों का इसमें विकास हुआ। जीवों का विकास और पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ, कैसे एक कोशिकीय जीव बनते बनते एक ह्यूमन सिस्टम बन गया, इसका सबसे जानने का सटीक तरीका और साइंटिफिक तरीका है वो है डार्विन का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत हमें ये बताता है कि सरवाइव वही कर पाएगा, जीवित वही रह पाएगा जो अपने आप को क्लाइमेट के अनुसार चेंज कर लेगा। उसके बाद दोस्तों हम जानते हैं 40 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। इस मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। अफ्रीका आदि मानव का पूरे विश्व में फैलाव हुआ, जिसमें एशिया में आए, कुछ यूरोप में आए, कुछ अफ्रीका में रहे, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में तो मनुष्य का उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद हम चलते हैं तो हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस समय हम इसे कह सकते हैं जो मानव थे वो असभ्य मानव थे। उन्हें न वस्त्रों की जानकारी थी, न उन्हें खाने की जानकारी थी, न उन्हें एक व्यवस्थित क्या खाएं क्या न खाएं, न लिखना आता था न पढ़ना आता था। लेकिन मनुष्य धीरे धीरे विकास कर रहा था। जैसे एक दिन एकाएक क्या हुआ कि दो पत्थरों को टकराने से आग की उत्पत्ति हुई और मनुष्य ने आग का उपयोग करना सीख लिया। आग का उपयोग करने से दोस्तों ये हुए कि मनुष्य जंगल में रहते थे, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जंगली जानवर जो हैं वो आग से भागते हैं। तो जब आदि मानव गुफा में रात बिताते थे तो आग की उत्पत्ति से पहले उसमें कोई जानवर आता था, जंगली जानवर, और उनके बच्चे को लेकर चला जाता था। लेकिन आग के आविष्कार के बाद ऐसा नहीं होने लगा और वे ज़्यादा सुरक्षित रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ, वे अस्थायी निवास करने लगे। अस्थायी निवास में क्या हुआ, अस्थायी निवास करने के बाद वो पशुपालन की ओर बढ़े और खेती करने लगे। जैसा कि हम सब सिंधु घाटी में पढ़ेंगे, पशुपालन में उन्होंने सबसे पहले कुत्ता का पालन बनाया, खेती करने लगा और इस प्रकार सभ्यता का विकास हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि मनुष्य स्थायी निवास करने लगा, पशुपालन करने लगा, सभ्यता का विकास हो गया। वो अब घुमंतु जीवन जीने नहीं लगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, कैसे इसके विकास हुआ, कैसे इसका पतन हुआ। जैसा कि इतिहासकार बताते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जैसी सभ्यता थी वैसे आज भी सभ्यता नहीं है। तो क्या कारण था कि उतने उत्तम सभ्यता नष्ट हो गई। जैसा कि कुछ मानते हैं आर्यों द्वारा नष्ट हो गई, जैसा कि कुछ मानते हैं भूकंप से हुआ, जैसा कि कुछ मानते हैं क्लाइमेट चेंज से हुआ। लेकिन जो इसका तरीका है मेन वो है क्लाइमेट चेंज। उसी समय अलग अलग देशों में अलग अलग सभ्यता विकास हुई, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीनी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, और उसके बाद हुई वैदिक सभ्यता।
वैदिक सभ्यता एक जैसा इतिहासकार बताते हैं कि ग्रामीण सभ्यता थी। ये आर्यों के द्वारा अ, बसाया गया, बनाया गया। लेकिन आर्य कौन थे, कहाँ से आए, कब आए, ये एक पहेली है। जैसा कि कुछ इतिहासकार मानते हैं आर्य बाहर से आए, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, आर्य यहाँ के थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रामायण और महाभारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम इसे उतना नहीं देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल में हम देखते हैं 16 महाजनपद हुए, लेकिन उसमें जो सबसे मोस्ट हम लोग पढ़ना रहता है वो है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के पतन के बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार होता है। फिर उसी समय दक्षिण भारत में संगम काल होता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चेर, चोल, पांड्य। उसी समय क्या होता है कि बहुत सारे समाज में सामाजिक कुरीतियाँ आ जाती है। तो उन सामाजिक कुरीतियों को सुधारने के लिए दो धर्म की उत्पत्ति होती है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये सामाजिक अंधविश्वास, कुरीतियों पर कड़ा प्रहार करते हैं और मानव को एक नई दिशा, ज्ञान, क्योंकि महात्मा बौद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विदेशी शासन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में बहुत सारे विदेशी आए। उसमें हिंद यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए। गुप्त साम्राज्य का हम लोग पढ़ेंगे, जिसे भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत के कुछ शासक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत में सबसे जो समृद्ध शासक हुआ, उसे पढ़ेंगे हम हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन और राजस्थान जोधपुर साइड में जो हुए वो गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब होता है रोकने वाला। प्रतिहार का मतलब रोकने वाला। रोकना किससे? विदेशी आक्रमणों से। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, जिसमें उत्तर दक्षिण के साम्राज्य पढ़ेंगे, सल्तनत काल पढ़ेंगे और मुगल काल पढ़ेंगे। मुगल काल के बाद क्या होता है, जब मुगल काल खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें मराठा साम्राज्य, राजपूतों का इतिहास, अंग्रेज भारत पर कैसे आए, कब तक शासन किए, अंग्रेजों का शासन। फिर उसी समय क्या होता है, समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ आ जाती है, जिसे दूर करने के लिए बहुत सारे धर्म सुधारक होते हैं, जिसमें राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फूले। इन सब समाज में प्रचलित कबीर, गुरु नानक, इन सब लोगों ने, गुरु नानक और कबीर तो खैर बहुत पहले थे, लेकिन धर्म सुधार जब आधुनिक भारत में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, इन सब लोगों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस का इतिहास, गांधी युग पढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये टॉपिक है। स्वतंत्रता संग्राम अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा, भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हो जाएगी। ये हम लोग एक ब्रीफ हिस्ट्री है दोस्तों, जो हम लोग पढ़ेंगे, और वन बाय वन कर हम लोग इसे 10 से 15 लेक्चर में हम समाप्त कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।